नमस्कार दोस्तों, आपका कहानियों के नए दौर में फिर से स्वागत है। प्रेमचंद जी द्वारा लिखा उपन्यास निर्मला, भाग 3। आइए सुनते हैं। भालचंद्र। जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या, मगर खूब पहचानती हूँ आदमियों को। क्या कहना है, तुम्हारी इस सूझबूझ की बलैया ले लूं? रंगीली बाई। हो बड़े हयादार, अब भी नहीं शर्माते? ईमान से कहो, मैंने बात ताड़ ली कि नहीं? भालचंद। अजी जाओ, वह औरतें दूसरी होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने जो औरतों के विषय में तत्व की बातें कही हैं उनको मानना पड़ेगा। रंगीली बाई। जरा आईने में अपनी सूरत देख आओ, तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख तो लो कितने झेपे हुए हो। भालचंद। सच कहना, कितना झेपा हुआ हूँ? रंगीली। इतना ही जितना भला मानस चोर चोरी खुल जाने पर झेपता है। भाल। खैर, मैं झेपा ही सही, पर शादी वहां ना होगी। रंगीली। मेरी बला से जहां चाहे करो, क्यों भवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? बाल। अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा फिर। रंगीली। जरा भी इशारा ना करना। भाल। अजी मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडौल विलस युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती के से होठ, वही चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आंखें। डील डॉल मगर बाप का सा था। ऊंचा कोट, ब्रीचेस, टाई, बूट, हैट उस पर खूब खिल रहे थे। हाथ में एक हॉकी स्टिक, चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है, साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है, तुम्हें वहां शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन। शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूंगा नहीं। रंगीली। क्यों? भुवन। कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब पैसा मिले, और ना सही 1 लाख का तो डॉल हो। वहां अब क्या रखा है, वकील साहब तो रहे नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली। तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन। इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी जमा ना कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नजर न आएगी। फिर 100-200 रुपए महीने कमाने लगूंगा। 5-6 तक पहुंचते पहुंचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत ही ना आएगी। दुनिया का कुछ मजा ना उठा सकूंगा अम्मा। किसी धनी लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख हो, या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसके पास बस एक ही लड़की हो। रंगीली। चाहे औरत कैसी मिले? भुवन। धन सारे ऐबों को छुपा देगा। मुझे वह गालियां भी सुनाए ना, तो भी चू ना करूं। दुधार गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है? बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है, और दुख भी है कि ईश्वर ने उन्हें इतनी विपत्ति में डाला। लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने ही फटे हाल हो जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहां भोजन का भी ठिकाना नहीं, सिवा इसके कि लोग हंसेंगे,
और कोई नतीजा ना निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पूत दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के गले पर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन, जो गरीब है उसे गरीबों के ही संबंध करना चाहिए अम्मा, अपनी हैसियत से बढ़कर। रंगीली, चुप रह, आया है वहां से हैसियत लेकर। तुम कहाँ के धन्ना सेठ हो? कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो एक लोटे पानी को तरस जाए, आए बड़े हैसियत वाले। यह कहकर रंगीली वहां से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दे, पर उनका कहीं पता न था। मोटे राम जी कुछ देर तक तो कहार की राह देखते रहे, पर उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा, यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहे तो भूखों मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर वह कहार गया था उसी तरफ चले। बाजार थोड़ी दूर पर ही था। एक क्षण में पहुंच गए। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही आपने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या मेहरा? सरकार वहां बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं, बूढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा। बड़े विचित्र जीव हैं, ना जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहा, मुझे छोड़कर आज तक कोई टिका नहीं और ना टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब देते ही नहीं। जहाँ किसी ने तलब मांगी लगे डांटने। बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वो दोनों आदमी थे ना जो पंखा जल रहे थे, सरकारी नौकर हैं। सरकार से तो अदरली मिली है ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ, जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। इस साल कट गए हैं, साल दो साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटेरा, तो तुम ही अकेले हो, नाम तो कई कहारों के लेते हैं। कहार, वह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़कर चले भी गए। यह अपना रौब जमाने के लिए अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलाइएगा तो चलूं साथ। मोटेराम, अजी बहुत नौकरी है, कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यहाँ कोई ताजी चीज? मुझसे कहने लगे, खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया, सरकार बूढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरे भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार से ही खा लूंगा, इसकी आप चिंता ना करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो साहजी, कुछ तरमाल तैयार है? लड्डू तो ताजे मालूम होते हैं, तोल दो जरा शेर भर, आ जाऊं वहीं पर ऊपर ना। यह कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तरमाल चखने लगे। खूब छक्कर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए। खाते जाते थे और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। शाह जी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था ना, वैसा ही माल भी पाया है। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले बना ही नहीं पाते। कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से लीजिए। मोटेराम, इच्छा तो नहीं है, लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई,
पाव भर क्या लीजिएगा, अच्छी चीज है, आधा सिर तो लीजिए सरकार। खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक लालटेन जल रही थी। अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। इनको जगह देखकर वह पायल लागन कर बोले, महाराज, रात कहाँ चले गए थे? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आप ना आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया था या नहीं? मोटेरा, हलवाई की दुकान में कुछ खा आया था। भाल, अजी, पूरी मिठाई में वह आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च तो हो गए होंगे आपके, फिर भी पेट ना भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे लगे हों ले लीजिएगा। हलवाई, आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है। भाल, कितने पैसे देने पड़े? मोटे, आपके हिसाब में लिखवा दिए हैं। भाल, जितनी मिठाइयाँ ली हो मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा। एक नंबर का ठग है। मोटे, कोई 2.5 सेर मिठाई थी, आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी ना होता था। यह महाशय एक ही बार में कोई 4 रुपए का माल उड़ा गए। अगर एक आध दिन और रह गए तो यह तो बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र? 3 सेर, कुछ ठिकाना है? उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीले से बोले, कुछ सुनती हो? यह महाशय 3 सेर मिठाई उड़ा गए। 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या खा जाएगा? आदमी है या बैल? भाल, 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 सेर से कम ना होगा पक्की तौल। रंगीली, पेट में सनीचर है क्या? भाल, आज और रह गया तो 6 सेर पर हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज रहे ही क्यों? खत का जवाब जो देना है देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना, हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना हो बनावे, नहीं तो अपनी राह ले। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वो खिलाए, हमें नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति। मगर पंडित विदा होने को तैयार बैठे थे, इसीलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत ना पड़ी। पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज? मोटे, हाँ सरकार, अब चलूंगा। 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? भाल, भला आज तो और रही है। यह कहते कहते बाबूजी को भय हुआ, कहीं यह महाराज सचमुच ना रह जाए, इसीलिए वाक्य को यों पूरा किया, हाँ, वहां भी लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। मोटेरा, 1-2 दिन की तो कोई बात ना थी और विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करके जाऊंगा। पर बुरा न मानिए तो कहूँ, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र की श्रद्धा नहीं है। हमारे जजमान हैं जो हमारा मुंह जेरते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दे तो उसका पालन करें। हम उनके द्वार पहुंच जाते हैं तो वे अपना धन्य भाग्य समझते हैं। सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मग्न हो जाते हैं। जहां अपना आदर नहीं वहां एक पल भी ठहरना असहाय है। जहां ब्राह्मण का आदर नहीं वहां कल्याण हो ही नहीं सकता। भाल, महाराज, हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया? मोटे, अपराध नहीं हुआ, और अपराध किसे कहते हैं?
अभी आप ही ने घर में जाकर कहा ना कि यह महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए, पक्की तौल। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ हैं? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाए। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाए और डकार तक न ले। एक एक मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है, रुपए दी जाते हैं। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर पड़े रहें। आपका नाम सुनकर आए थे, यह ना जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। जाइए, भगवान आपका कल्याण करे। बाबू साहब ऐसा झेपे कि मुंह से बात ना निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार ना पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा नहीं थी महाराज, एक दूसरे महाशय की बात थी। लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत न हुआ। वह सब कुछ सह सकते थे, पर अपने पेट की निंदा कभी नहीं सह सकते। औरतों को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुषों को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मनाते तो थे, पर धड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक ना जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था, अब इसमें कोई संदेह न था। उस पर्दे को ढाकना जरूरी था। अपनी कृपणता को छुपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से घर में इसकी बात कहने गया, और कहा भी तो ऊंचे स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था। ना जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी कि यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहां जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद करके ही देना पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए वे घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी सारी बातें सुन ली, लूट कर जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों ना बोले? भाल, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। मैं क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है। रंगीली, ना जाने किसका मुंह देखा था। भाल, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था, जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अब तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली, हम्म, जाने भी तो, जब तुम्हें वहां विवाह करना ही नहीं है तो क्या परवाह है, जो चाहे समझे, जो चाहे कहे। भाल, यूं जान ना बचेगी। आओ, 10 रुपए विदाई के बहाने दे दूं। ईश्वर फिर इस मनुष्य की सूरत ना दिखाए। रंगीली ने बहुत अछताते पछताते 10 रुपए निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिया। पंडित जी ने दिल में कहा, धत तेरे मक्खी चूस के ऐसा रगड़ा कि याद करोगे। तुम क्या समझते हो कि 10 रुपए देकर इसे उल्लू बना लूंगा? इस फेर में ना रहना, यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रखे और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं अब भी मुझसे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया। कहीं ये रुपए भी तो पानी में न गिर पड़े। कल्याणी के सामने अब एक विषम समस्या आ खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुर्वस्था का यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार हो, लड़के नंगे पांव पड़ने जा सकते हैं, चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता है, झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बिठाई जा सकती। कल्याणी को भालचंद पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालिख लगाऊं, सिर के बाल नोच लूं।
कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया? तू अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटेराम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृत्तांत सुना दिया था। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, कै दिन में बारात आएगी अम्मा? पंडित जी तो आ गए। कल्याणी, बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा, वही चंद्र तो कह रहा है कि 2 दिन में बारात आएगी। क्या ना आएगी अम्मा? कल्याणी, एक बार कह तो दिया, सिर क्यों खाती है? कृष्णा, सबके घर तो बारात आ रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आती? कल्याणी, तेरे यहाँ जो बारात लाने वाला था उसके घर में आग लग गई। कृष्णा, सच अम्मा? तब तो सारा घर जल गया होगा। कहाँ रहते होंगे? बहन कहाँ जाकर रहेगी? कल्याणी, अरे पगली, तू तो बात ही नहीं समझती। आग नहीं लगी, वह हमारे यहाँ ब्याह नहीं करेगा। कृष्णा, यह क्यों अम्मा? पहले तो वही ठीक हो गया था ना? कल्याणी, बहुत से रुपए मांगता है, मेरे पास उसे देने को रुपए नहीं है। कृष्णा, क्या बड़े लालची हैं अम्मा? कल्याणी, लालची नहीं तो और क्या है, पूरा कसाई, निर्दयी, दगाबाज। कृष्णा, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उसके घर बहन का ब्याह ना हुआ। बहन उसके साथ कैसे रहती? यह तो खुश होने की बात है ना अम्मा? तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। इसका कथन कितना सत्य है। भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच यह तो प्रसन्न होने की बात है कि ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ। रंज की कोई बात नहीं। ऐसे कुमानुसों के बीच बेचारी निर्मला, ना जाने उसकी क्या गति होती। अपने नसीबों को रोती। जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता। जरा खाना ज्यादा पक जाता तो सास दुनिया सिर पर उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी है। बड़ी अच्छी बात हुई। नहीं, बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहाँ से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया था। लेकिन विवाह तो करना ही था, और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब अच्छे घर की जरूरत न थी, अच्छे वर की जरूरत न थी। अभागिनी को अच्छा वर कहाँ मिलता? अब तो किसी भांति सिर का बोझा उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। यह रूपवती है, गुणशीला है, चतुर है, कुलीन है, तो हुआ करे। दहेज नहीं तो उसके सारे गुण दोष हैं। दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं। प्राणी का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम न था। अबला और विधवा होना ही उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता। उसे अपने लड़के अपनी लड़कियों से कहीं ज्यादा प्यारे थे। लड़के हल्के बैल हैं, भूसे खली पर पहला हक उनका है। उनके खाने से जो बचा रहे वह गायों का। मकान था, कुछ नगद था, कई हजार के गहने थे, लेकिन उसे अभी 2 लड़कों का पालन पोषण करना था। उन्हें पढ़ाना लिखाना था। एक कन्या और भी 4-5 साल में विवाह करने योग्य हो जाएगी। इसीलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में ना दे सकती थी। आखिर लड़कों को भी तो कुछ चाहिए। वह क्या समझेंगे, हमारा भी कोई बाप था। पंडित मोटेराम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे ही दिन से वह वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था कि लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऐसे और भी कितने पड़े हुए हैं। कल्याणी रोज दिन गिना करती थी। आज उसने
उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दबात लेकर बैठे ही थी कि पंडित मोटेराम ने पदार्पण किया। कल्याणी, आइए पंडित जी, मैं तो आपको खत लिखने ही जा रही थी। कब लौटे? मोटेराम, लौटा तो प्रातः काल ही था, पर इसी समय एक सेठ के यहाँ से निमंत्रण आ गया। मैंने कहा कि लगे हाथ यह भी काम निपटाता चलो। अभी उधर से ही लौट रहा हूँ। कोई 500 ब्राह्मण की पंगत थी। कल्याणी, कुछ कार्य भी सिद्ध हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा? मोटेरा, कार्य क्यों न सिद्ध होगा, भला यह भी कोई बात है? 5 जगह बातचीत कर कर आया हूँ, 5 की नकल लाया हूँ। उनमें से आप चाहे जिसे पसंद करें। यह देखिए, इस लड़के का बाप डाक के सीगे में 100 रुपये महीने का नौकर है। लड़का अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है। घर में कोई जायदाद नहीं। लड़का होनहार मालूम होता है। खानदान भी अच्छा है। 2000 में बात तय हो जाएगी। मांगते तो यह 3000 है। कल्याणी, लड़के के कोई भाई है? मोटेराम, नहीं, मगर 3 बहनें हैं और तीनों कुंवारी। माता जीवित है। अच्छा, अब दूसरी नकल दीजिए। यह लड़का रेल के सीगे में 50 रुपये महीना पाता है। माँ बाप नहीं है। बहुत ही रूपवान, सुशील और शरीर में खूब हष्ट पुष्ट कसरती जवान है, मगर खानदान अच्छा नहीं। कोई कहता है माँ नाइन थी, कोई कहता है ठकुराइन थी। बाप किसी रियासत में मुख्तार थे। घर पर थोड़ी सी जमींदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है। वहां कुछ लेना देना ना पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। कल्याणी, खानदान में दाग न होता तो मंजूर कर लेती। देखकर तो मक्खी नहीं निकली जाती। मोटेराम, आप आप तीसरी नकल देखिए। एक जमींदार का लड़का है। कोई 1000 सालाना नफा है। कुछ खेती बाड़ी भी होती है। लड़का पढ़ा लिखा तो थोड़ा ही है। कचहरी अदालत के काम से चतुर है। दुहाजू है। पहली स्त्री को मरे 2 साल हुए। उससे कोई संतान नहीं, लेकिन रहन सहन मोटा है। पीसना कूटना घर में ही होता है। कल्याणी, कुछ दहेज मांगते हैं? मोटे, इसकी कुछ ना पूछिए, 4000 सुनाते हैं। अच्छा, आप यह चौथी वाली देखिए। लड़का वकील है। उम्र कोई 35 साल होगी। 300-400 की आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है। उससे अभी 3 लड़के हैं। अपना घर बनवाया है। कुछ जायदाद भी खरीदी है। यहाँ भी लेन देन का झगड़ा नहीं है। कल्याणी, खानदान कैसा है? मोटेरा, बहुत ही उत्तम, पुराने रईस हैं। अच्छा, यह 5वीं नकल देखिए आप। बाप का छापा खाना है। लड़का पढ़ा तो बीए तक है, पर उस छापे खाने में काम करता है। उम्र लगभग 18 साल होगी। घर में प्रेस के सिवाय कोई जायदाद नहीं है, मगर किसी का कर्ज सिर पर नहीं है। खानदान ना बहुत अच्छा है ना बुरा। लड़का बहुत सुंदर और सच्चा है, मगर 1000 से कम में मामला तय न होगा। मांगते तो 3000 हैं। अब बताइए आप कौन सा वर पसंद करती हैं? कल्याणी, आपको सबों में कौन पसंद है? मोटेरा, मुझे तो 2 वर पसंद है। एक वह जो रेलवे में है और दूसरा जो छापे खाने में काम करता है। कल्याणी, मगर पहले के तो खानदान में आप दोष बताते हैं। मोटे, हाँ, दोष तो है। छापे खाने वाले को ही रहने दीजिए फिर। कल्याणी, यहाँ 1000 तो देना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा? 1000 तो आपका अनुमान है। शायद वह और मुंह फैलाए। आप तो इस घर की दशा देख ही रहे हैं। भोजन मिलता जाए यही गनीमत है। रुपए कहाँ से आएंगे? जमींदार साहब 4000 सुनाते हैं। डाक बाबू भी 2000 का सवाल करते हैं। इनको जाने दीजिए। बस
वकील साहब ही बचे हैं। क्या उम्र बताई? 35 साल। 35 साल भी उम्र कोई ज्यादा नहीं। इन्हीं को क्यों ना रखिए। मोटेराम, आप खूब सोच विचार लें। मैं यूं आपकी मर्जी का ताबेदार हूँ। जहाँ कहिएगा वहां जाकर टीका कराऊंगा। मगर 1000 का मुंह देखिए। छापे वाला लड़का रतन है। उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसी यह रूप और गुण की पुरी है, वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। कल्याणी, पसंद तो मुझे भी यही है महाराज। पर रुपए किसके घर से आए? कौन देने वाला है कोई दानी? खाने वाले खा पी कर चंपत हुए। अब किसी की भी सूरत नहीं दिखाई देती। बल्कि और मुझसे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया। जो बात अपने बस के बाहर है, उसके लिए हाथी क्यों फैलाऊं? संतान किसको प्यारी नहीं होती? कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता? आप ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कराइए। आयु कुछ अधिक है, लेकिन मरना जीना विधि के हाथ है। 35 साल का आदमी बूढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना बधा है, तो जहाँ जाएगी सुखी रहेगी। दुख भोगना है, तो जहाँ जाएगी दुख ही झेलेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से बड़ा प्रेम है। उनके बच्चों को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देखकर टीका कराएं।